हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और फिर से हमारे साथ में है आज एक सोशियोलॉजी से जेआरएफ क्वालिफायर जिन्होंने इस बार एआईआर 5 के साथ सोशियोलॉजी से अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 244 मार्क्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्कोर है। तो प्रिंसी से मिलते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी जानते हैं, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की और ये जो इनकी टिप्स हैं, जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया है, ये आप लोगों को भी बेनिफिट करे, यही हमारा मेन मोटिव है इस इंटरव्यू का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसी, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से है, क्या आपने अभी तक पढ़ाई की है। Thank you, ma'am. I am Princy Saraogi. I belong to Jabalpur, Madhya Pradesh, and I've recently completed my master's from RDVB University, Jabalpur, Madhya Pradesh. And this was my second attempt where I managed to clear GRF with 244 marks. In my first attempt, I cleared NET. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि आपने जैसे लास्ट टाइम आपने नेट क्वालिफाई किया था, इस बार आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वो की जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ आपने क्वालिफाई किया है। तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपने इस टाइम अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की है? पेपर वन पेपर टू दोनों को साथ में कैसे मैनेज किया? क्या मिस्टेक्स थी जो लास्ट टाइम आपने की थी, और किस तरह से नोट्स आपने अगर अपने बनाए थे, रिवीजन आपने किस तरह से किया, या मॉक टेस्ट आपने किया, थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को। तो मैम पेपर वन आई थिंक प्रूव टू बी अ गेम चेंजर इन माय सेकंड अटेम्प्ट क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 188 मार्क्स थे एंड सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 244 मार्क्स हैं। तो अगर इसको मैं देखूं, वैसे मैंने पेपर टू में भी मेहनत की, बट पेपर वन वाज अ गेम चेंजर क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स, डीआई, रीजनिंग और बाकी जो अपना इंडियन लॉजिक होता है इस पे बिल्कुल भी काम नहीं किया था। मैं सिर्फ बिना पेपर वन पढ़े पेपर देने चली गई थी। तो आई थिंक पेपर वन का बहुत बड़ा रोल है जेआरएफ में, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में पेपर वन की सारी यूनिट्स कवर की। इवन डीआई मैंने प्रैक्टिस की। अंकुश लांबा सर हैं यूट्यूब पे, तो वो डीआई कराते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो मैंने उनकी हेल्प से डीआई के जो सारे टाइप्स हैं, मेजर मेजर, बी इट पाई चार्ट और टेबल, तो ये सारे कवर किए थे मैंने उनकी हेल्प से। एंड देन सारी यूनिट्स को कवर किया। केवीएस मदान बुक ली थी मैंने, दो वो बहुत बेसिक बुक है, उससे सारे कंसेप्ट्स कवर नहीं होते हैं, आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी पेपर वन के सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए। एंड पेपर टू तो उसमें मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है। तो यूपीएससी के ऑप्शनल में ही मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट से। उसके बाद फिर आई रियलाइज कि बहुत ही सब्जेक्टिव वे में मैंने पढ़ा हुआ है एंड पेपर वन में सिर्फ इसी ऑप्शनल की नॉलेज के साथ देने चली गई थी एंड दैट गॉट कैंसल्ड। उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था अगस्त वाले अटेम्प्ट के लिए पढ़ने के लिए, तो मैंने फिर थोड़ा सा नेट ओरिएंटेड पढ़ाई की थी एंड आई कुड ओनली मैनेज टू क्लियर नेट। बट उसके बाद फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ी, इसके लिए स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल पेपर आता बिल्कुल। है नेट का। दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं बट फैक्चुअल आपको पढ़ना पड़ता है, फैक्ट्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, तो उस पर मैंने बहुत काम किया था, मल्टीपल रिविजन्स किए थे। अच्छा, तो आपने बोला कि जैसे यूपीएससी एक सब्जेक्टिव पेपर है, बट नेट के लिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम यूपीएससी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ यूपीएससी के साथ प्रिपेयर यूपीएससी के लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं उससे नेट क्लियर हो जाता है? नहीं। तो एक चीज़ जो आपने बोली कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ी, तो उसके लिए आपने पर्टिकुलरली क्या किया? मतलब कितने पीवाई क्यूज आपने सॉल्व किए, या और कोई सेट पेपर्स आपने सॉल्व किए, या मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किए, तो उसका क्या अप्रोच रहा था? मैंने पीवाई क्यू सारे सॉल्व किए थे। इनफैक्ट पीवाई क्यू इज समथिंग जो मैंने सबसे अच्छे से किया। इवन लास्ट डे जो एग्जाम का एक दिन बचता है उस दिन भी मैं पीवाई क्यू कर रही थी सॉल्व। तो ऐसा कोई भी पीवाई क्यू नहीं है जो मुझे अभी याद नहीं होएगा, मतलब अगर कभी सामने आ जाए तो मुझे याद रहेगा कि ये कभी आया हुआ है इस एग्जाम में। एंड इवन अदर स्टेट के जो सेट एग्जाम्स हैं और कोई भी एग्जाम जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, जब भी मुझे वो मिलता था तो मैं उसको सॉल्व करती थी। ये और मॉक टेस्ट आपने कुछ प्रैक्टिस की है सीबीटी मोड में, जैसे हमारा एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए कुछ आपने प्रिपेयर किया? मैम मॉक टेस्ट तो मैंने नहीं किया क्योंकि आई हैड ओनली 2 मंथ्स। बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जिसके पास 3-4 महीने का टाइम है तो वो जरूर मॉक टेस्ट सॉल्व करे।
अच्छा, और आपका कुछ ऐसा रिवीजन प्लान या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये जनरली स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, कोई भी ऐसे 4-5 टिप्स अगर आप शेयर करना चाहो? यस मैम, तो आई थिंक पीवाईक्यू सबको करना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। आपको अ, आप लेटेस्ट पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए और जितनी पीछे जा सकते हैं उतनी पीछे जाइए। ट्राई करिए कि जहाँ से 2012-13 वहाँ से जो पीवाईक्यू स्टार्ट है आप वहाँ तक जाइए, क्योंकि कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से भी क्वेश्चंस बिल्कुल। कुछ रिपीट हो हुँ। रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। इस बार भी कुछ हाँ, क्वेश्चंस, हाँ, आई बिल्कुल। थिंक जूडिथ बटलर एंड ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, जो कि बहुत पुराने पीवाईक्यू है वहां हाँ, से। हाँ। तो इन क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड मल्टीपल रिविजन्स करना है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होने चाहिए एंड के टाइम पे, और फैक्ट्स पूरे फिंगर्स पे होने चाहिए आपके। और 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट रिवीजन करना है सारे फैक्ट्स का। आई बिल्कुल। थिंक तभी आपको सारे फैक्ट्स याद होंगे। बहुत ही फैक्चुअल एग्जाम है ये। जिस तरह से आपने देखा कि अब पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, आपने भी काफी अच्छा स्कोर किया है, जैसे 244 मार्क्स आपने स्कोर किया। अब इस बार का जो कट ऑफ हमारा रहा है दैट इज 228 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। तो काफी सारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं, वो परेशान भी हो रहे हैं कि अब कैसे इतना हाई कट ऑफ के साथ मैनेज किया जाए। तो आपका क्या अप्रोच था? जैसे अब बहुत सारे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी हमें पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपका क्या अप्रोच था कि ये जो थोड़े से एक्सेप्शनल क्वेश्चन है या क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको कैसे हैंडल करना है और कैसे हाई कट ऑफ के लिए आप प्रिपेयर करें? मैम आई थिंक 1-2 साल से स्ट्रैटेजी अब बहुत चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा थिंकर्स और ये क्रोनोलॉजी बेस्ड हम्म। क्वेश्चंस जो हैं, तो ये बेसिक और हमारी जो क्लासिकल अप्रोच थी कि पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट करके चले जाओ, अब ऐसा नहीं होएगा। अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो एक्स्ट्रा थिंकर्स एक एक नोट करके उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे आप क्लासिकल थिंकर्स के नोट्स बनाते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वीबर, दुर्खीम। हम्म। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा थिंकर्स को, पर कवर करना है। उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सारे आपको पता होने स्पेशली जो चाहिए। पीवाई क्यूज में रिपीट हो रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल। और मैंने पीवाईक्यूज की ही हेल्प से एक्स्ट्रा थिंकर्स नोट किए थे कि ये आ रहे हैं, तो इनको नोट किए मैंने और इनको अलग से सर्च करके इनके बारे में जो कुछ भी अवेलेबल था इंटरनेट पे, ऑल फ्री सोर्सेज, तो मैंने वहां से अपने नोट्स बनाए थे एक्स्ट्रा थिंकर्स के। एंड आई थिंक 10 से 15 से ज्यादा ही एक्स्ट्रा थिंकर्स हो गए थे मेरे पास। और इन क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस को आपने कैसे हैंडल किया? उसके लिए कुछ मैम आपने स्ट्रेटेजी क्रोनोलॉजी, बनाई थी? हम्म। तो मैम बुक की एक लिस्ट होती थी मेरे पास, सारी बुक्स की। तो उसमें मैं ईयर मेंशन करती थी, जितनी बुक्स के मिल पा रहे हैं एटलीस्ट उनकी। तो कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे ही ऐसे कि आपको जितना आप मेहनत कर लो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में, जितना आप रट लो, वो नहीं बनेंगे आपको। पर जो कॉमन बुक्स हैं, तो जो पीवाईक्यूज हैं बुक्स वाले, और हम्म। ये सारे आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एटलीस्ट 2-3 थिंकर्स तो रिपीट होके आ ही जाते हैं। तो बिल्कुल। उस बेसिस पे आप एलिमिनेट करके वहां पे वो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। पूरे तो आपको हम्म। बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत हम्म। ज्यादा टफ कर दिए हैं इस बार क्रोनोलॉजी वाली क्वेश्चंस, स्पेशली जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट था, हाँ, बिल्कुल। और अगस्त वाला। हम्म। और आपको आपका इंडिविजुअली कितना स्कोर रहा पेपर वन एंड पेपर टू में? अ, तो मैम मुझे करेक्ट तो नहीं पता, मुझे गलत पता है कि मेरे कितने कितने गलत हुए हैं। तो 13 क्वेश्चंस मेरे पेपर वन में गलत हुए हैं, और 15 क्वेश्चंस मेरे पेपर टू में हाँ, तो गलत हुए हैं। काफी अच्छा है। आई थिंक 35 प्लस क्वेश्चंस इन पेपर वन इज नॉट सो बैड, काफी अच्छा है। हाँ। एंड वेरी गुड, मतलब बहुत ही। और पेपर टू में कितना कैसा रहा? वो मिस हो पेपर टू में आई थिंक आई स्कोर्ड 85। विच इज वेरी गुड। 2 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, तो उसके 80 मार्क्स ले plus गए। is very good score. So, how do you think JRF Adda has helped you in your preparation? या किसी भी तरह से पेपर वन पेपर टू कैसे हेल्प मिली आपको? मैम मैंने स्पेशली पेपर टू के लिए आपको रेफर किया था। आपके जो मैराथन वीडियोस थे एट द एंड, तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे। मैंने वो सारे ही ऑलमोस्ट अटेंड किए हैं। एंड इवन कुछ एक्स्ट्रा थिंकर्स के लिए, ये सारे टॉपिक्स के लिए मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, ओके, चलो, सो जो थैंक कि यू। बहुत हेल्पफुल थे। एनी लास्ट मोमेंट, कुछ टिप्स या कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करना चाहो, या आपकी कुछ ऐसी स्टोरी जिसने, कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया है अपनी लाइफ में,
जो कुछ भी ऐसा हुआ हो, कुछ भी पर्सनल आप शेयर करना चाहो तो। तो I landed up preparing for this exam after my third prelims failure. तो जब मैं तीसरी बार अपना prelims नहीं कर पाई थी तो I started looking for other options. तो ये एग्ज़ाम तब मैंने सोचा था एंड जब मैंने prelims के बाद ऐसे ही चली गई थी पहला नेट देने तो वो मेरा ऑब्वियसली अच्छा नहीं गया था। पेपर 1 तैयार नहीं था, पेपर 2 भी तैयार नहीं था एंड दैट एग्ज़ाम गॉट कैंसल्ड। तो आई जस्ट सॉ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब सब रो रहे थे एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी कि इट गॉट कैंसल्ड। तो मुझे 2 महीने मिल गए थे नेट के लिए पढ़ने के लिए। दो आई कुड ओनली मैनेज टू क्लियर नेट दैट इन दैट अटेम्प्ट बट वो मेरे लिए काफ़ी था मतलब उस टाइम के लिए। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ओनली कि जेआरएफ हो जाए बट फिर मैंने अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया सब कुछ एंड देन आई गॉट तो जेआरएफ इन दिस अटेम्प्ट। क्वालिफाइंग नेट मोटिवेटेड यू बेसिकली टू परस्यू या जेआरएफ। या सो यस। एनी लास्ट मिनट थॉट या कुछ भी टिप्स आपको शेयर करना चाहो जस्ट टू वाइंड अप बिफोर वी वाइंड अप। ओके तो शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड सारे टॉपिक्स कवर करिए क्योंकि आप अगर कुछ छोड़ के जाएंगे एंड यू नेवर नो कि क्या आ रहा है क्योंकि नेट तो हो जाएगा आपका पर जीआरएफ बहुत मुश्किल है अगर आप पूरा सिलेबस एंड टू एंड कवर नहीं करेंगे इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा थिंकर्स एंड जो भी अभी नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए एंड में रिवीजन करने के लिए 4 to 5 टाइम्स रिवीजन करिए एंड यू विल बी गुड टू गो। पीवाईक्यूज करिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस इंटरव्यू एंड आपकी जो स्ट्रेटेजी है अपकमिंग स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करे। एक छोटा सा जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जयपुर में हम लोग मीटअप कर रहे हैं तो उसके लिए आप भी जरूर आइए अगर पॉसिबल है तो। संडे दैट इज 2 मार्च को होने वाला है तो जरूर ज्वाइन करिए। सारे टीचर से आप मिलिए, सारे क्वालिफाइड से मिलिए। तो आप भी इनवाइटेड है और जितने यूट्यूब पे अभी हमें देख रहे हैं वो सभी भी इनवाइटेड है हमारे संडे मीटअप में। एंड जो भी एस्पिरेंट्स अब जून के लिए टारगेट कर रहे हैं आप सभी को भी 20% डिस्काउंट है जो दिया जा रहा है जेआरएफ अड्डा की तरफ से। तो इस ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलिएगा प्रिंसी जी को, काफी अच्छे स्कोर के साथ उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। एंड कोई भी आपको क्वेरी है, कोई पर्सनल टिप अगर आप उनसे चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप उन्हें बता सकते हैं। शी विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।